नमस्कार। आज हम सौरमंडल के सबसे अंदरूनी और कह सकते हैं थोड़े अजीब से ग्रह की कहानी में उतर रहे हैं, बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। हमारे हाँ पास ना इस पर कुछ अच्छे लेख और शोध हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मकसद यही है कि बुध के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली और ज़रूरी बातें हैं वो सामने लाएं हैं। हाँ, मतलब इसकी बनावट से लेकर इसके बर्ताव तक, वो सब कुछ जो इसे इतना खास बनाता है। सही है। काफी अनोखा ग्रह है ये। तो चलिए इस जानकारी के पिटारे को खोलते हैं फिर। जी। शुरुआत करते हैं बुध की पहचान से। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये, सूरज के सबसे करीब। पर अजीब बात यह है कि सबसे गर्म नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करती है ना। सबसे गर्म तो असल में शुक्र है। अच्छा, शुक्र क्यों? वो अपने मोटे वायुमंडल के कारण। बुध का वायुमंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, वो तो बहुत ही पतला सा है। एक्सोस्फीयर। हाँ, उसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें तो हैं, पर वो इतनी कम हैं कि गर्मी को पकड़कर नहीं रख पाती। ओह, तो इसीलिए दिन और रात के तापमान में वो जबरदस्त फर्क है। बिल्कुल, वो जो अंतर है। दिन में सुना 430 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे। हाँ, झुलसाने वाली गर्मी, और रात में एकदम उलट, -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तापमान। -180। या ये तापमान का अंतर ही सतह पर कितना असर डालता होगा? बिल्कुल। और देखिए, अंदर झांके ना तो एक और बड़ी अनोखी बात सामने आती है। क्या? बुध का कोर, वो जो ज्यादातर लोहे का बना है, वो ग्रह की त्रिज्या का करीब 85% है। 85%? हाँ सिर्फ कोर? हाँ, सोचिए जरा। ये अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। बाकी पथरीले ग्रहों के कोर से कहीं ज्यादा बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये बना कैसे फिर? यही तो सवाल है। एक थियरी यह है कि शायद अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ी टक्कर हुई होगी। टक्कर? हाँ, जिसने इसकी बाहरी चट्टानी परत का ज्यादातर हिस्सा उड़ा दिया हो। सिर्फ ये भारी कोर बच गया। अरे वाह, यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो क्या इसी बड़े और शायद कुछ पिघले हुए कोर की वजह से बुध का अपना चुंबकीय क्षेत्र है? सही पकड़ा। पृथ्वी के अलावा ये अकेला पथरीला ग्रह है जिसके पास अपनी ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है। कमाल है। हालांकि ये पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, सिर्फ करीब 1%। सिर्फ 1%? फिर हाँ, भी है तो। हाँ, और ये बनता है क्योंकि कोर का बाहरी हिस्सा तरल है और घूम रहा है। वो डायनेमो इफेक्ट जैसे कहते हैं। अच्छा, डायनेमो इफेक्ट। और हाँ, ये सौर हवा के साथ इंटरैक्ट करके वो चुंबकीय बवंडर जैसी चीजें भी बनाता है। चुंबकीय बवंडर मतलब सौर हवा के कण कभी-कभी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में घुस जाते हैं ऐसी जगहों पर। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात। सतह पर क्या है? हमने गड्ढों यानी क्रेटर्स और कुछ विशाल चट्टानों, लोबेट स्कार्प्स के बारे में सुना है। हाँ, सतह तो अरबों सालों के निशानों से भरी पड़ी है, क्योंकि वहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, ना ही कोई खास मौसम। तो निशान मिटते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। वो पुराने गड्ढे वैसे के वैसे ही हैं, जैसे शुरुआती सौरमंडल की कोई तस्वीर हो। कैलरिस बेसिन जैसा विशाल इम्पैक्ट क्रेटर है वहाँ। कितना बड़ा है वो? करीब 1550 किलोमीटर चौड़ा। बहुत बड़ा है। बाप रे। और कुछ अजीब सी चमकीली उथली आकृतियां भी हैं जिन्हें हॉलोज कहते हैं। हॉलोज वो क्या है? यही तो रहस्य है। उनका बनना अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। शायद सतह से कुछ पदार्थ उड़ रहा हो। और सतह की बात चली रही है तो एक चीज और बड़ी हैरान करती है, वो ध्रुवों पर पानी की बर्फ। हाँ, स्थायी छाया वाले गड्ढों में। सूरज के इतने करीब होकर भी बर्फ, ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए संभव है क्योंकि वो गड्ढे ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी सीधी पड़ती ही नहीं। हमेशा अंधेरा और बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा, परमानेंट शैडो। हाँ, तो तापमान इतना कम रहता है कि बर्फ जमी रह सकती है। ये बर्फ शायद धूमकेतुओं या एस्ट्रॉइड से आई होगी। या वहीं बनी होगी? हाँ, या फिर समय के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से। मैसेंजर मिशन ने इसकी पुष्टि की थी। अच्छा, मैसेंजर। हाँ। अब बुध का ऑर्बिट वो भी तो कुछ कम अजीब नहीं है। काफी अंडाकार है, सुना है। हाँ। सौर मंडल में सबसे ज्यादा अंडाकार ऑर्बिट इसी का है। और इसका आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, बहुत गहरा नाता है। देखिए, 19वीं सदी में खगोलविद परेशान थे। क्यों? क्योंकि बुध का पेरिहिलियन, सूरज के सबसे नजदीक वाला पॉइंट, हर चक्कर में थोड़ा सा खिसक जाता था। अच्छा। और न्यूटन की फिजिक्स इसे पूरी तरह समझा नहीं पा रही थी। अच्छा। थोड़ी सी गड़बड़ थी। हाँ। थोड़ी सी विसंगति थी।
फिर आए आइंस्टाइन। उनकी जनरल रिलेटिविटी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ देता है। हाँ, स्पेस टाइम कर्वेचर। बिल्कुल। और उस सिद्धांत ने बुध के पेरिहिलियन के खिसकने की एकदम सटीक भविष्यवाणी की। ये उनकी थ्योरी के पहले बड़े सबूतों में से एक था। कमाल है। और इसका घूमना, वो भी तो अजीब है। कहते हैं 3 बार घूमने में सूरज के 2 चक्कर लगाता है। ये कैसा तालमेल है? सही कहा। इसे कहते हैं 3.2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। 3.2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। हाँ, मतलब बुध अपनी धुरी पर हर 3 बार घूमने में सूरज के ठीक 2 चक्कर पूरे करता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इसे ऐसे बांधे रखता है। तो इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि बुध का एक पूरा सौर दिन, मतलब एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय, वो 176 पृथ्वी दिनों जितना लंबा होता है। 176 दिन? हाँ, और ये बुध के 2 साल के बराबर है, क्योंकि बुध का 1 साल तो 88 पृथ्वी दिनों का ही होता है। मतलब वहां का एक दिन वहां के 2 साल के बराबर? ये तो सोचना ही अजीब है ना? और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि सूरज उगे, फिर आसमान में रुके, थोड़ा पीछे जाए और फिर अस्त हो। सच में पीछे जाए? हाँ, इसकी ऑर्बिट और घूमने के तालमेल के वजह से ऐसा दिख सकता है। ब्रह्मांड वाकई कमाल की चीजें करता है। तो इन सब अनोखी बातों का मतलब क्या निकलता है? बुध का अध्ययन करना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, बुध हमें पथरीले ग्रहों के बनने और उनके विकास को समझने में मदद करता है, खासकर उनके कोर और चुंबकीय क्षेत्रों को। इसकी जो पुरानी सतह है, वो शुरुआती सौर मंडल के बारे में सुराग देती है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि ग्रह इतने ज्यादा सौर विकिरण वाले माहौल में कैसे टिके रहते हैं, कैसे बदलते हैं। तो मतलब बुध सिर्फ सूरज के पास तेजी से चक्कर काटता एक छोटा सा पत्थर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो अजीबोगरीब गुणों का खजाना है। विशाल कोर, अपना चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों पर बर्फ और वो अनोखा ऑर्बिट और घुमाव। हाँ, एक तरह से सौर मंडल की एक प्रयोगशाला जैसा। सही कहा। और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जैसे वो विशाल कोर ठीक ठीक कैसे बना, ये इतना छोटा ग्रह होकर भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना रखता है, और वो रहस्यमय हॉलोज क्या बला है। हाँ, सवाल तो बहुत हैं। उम्मीद है कि ईएसए और जैक्सा का जो संयुक्त मिशन है, बेपी कोलंबो। अच्छा, बेपी कोलंबो, वो कब पहुंच रहा है? वो 2025 में बुध के ऑर्बिट में पहुंचेगा। उम्मीद है कि वो इनमें से कुछ पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगा। तो इंतजार रहेगा उसकी फाइंडिंग्स का। और जाते जाते एक विचार, अगर बुध का वो विशाल कोर वाकई किसी प्राचीन भयानक टक्कर का नतीजा है, हाँ, तो हमारे सौरमंडल का शुरुआती दौर कितना नाटकीय, कितनी उथल-पुथल भरा रहा होगा। बहुत ही ज्यादा। और क्या ब्रह्मांड में बुध जैसे और भी छिले हुए ग्रह हो सकते हैं, मतलब जिनकी बाहरी परत किसी टक्कर में खो गई हो? सोचने वाली बात है।